आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत जो कि इतिहास का एक पार्ट है उसका टॉपिक एक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। और दोस्तों इस टॉपिक में हम पीवाईक्यू सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा या जिस सब्जेक्ट को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप यकीन मानना कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई प्रश्न आपको इनसे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने पहले से इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आपको 100% नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप खुद सोचोगे कि हाँ, ये सभी के सभी प्रश्न मैंने अभी नहीं पढ़े हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम किन बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पुर्तगाली से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि भारत में पुर्तगाली, भारत की खोज एवं पुर्तगाली आगमन, व्यापार से शासन तक भारत में पुर्तगाली शासन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो दे कुन्हा, कॉर्टेज और मेडा काफिला व्यवस्था, पुर्तगालियों का प्रभाव, पुर्तगालियों का पतन, डच, यानी कि ये सभी जो बिंदु है इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी सभी क्लासों को आप अटेंड करना। फिर आप देखना कि इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 से 1731 मुख्य रूप से मसाला व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। वास्को डी गामा ये 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। और दोस्तों इन शक्तियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, संघर्ष किया और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित किया। यूरोपीय कंपनियों के आने के मुख्य कारण क्या? तो यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम और कपास की भारी मांग थी और नए समुद्री रास्तों की खोज ने व्यापार को आसान बना दिया था। तो मैं अगर आपको और ज़्यादा थ्योरी वाइज पढ़ाता तो दोस्तों वो आप अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सभी थ्योरी को, जो इससे आगे की थ्योरी है, उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में बनाया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत में विदेशी मुख्यतः कितने भागों से प्रवेश कर सकते थे? तो भारत में विदेशी जो थे वो मुख्यतः 2 भागों से प्रवेश कर सकते थे। वे 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक तो था स्थल मार्ग और दूसरा था जल मार्ग। प्रथम उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग से और दूसरा था समुद्री मार्ग द्वारा। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध किसके समय से था? तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में भारत का यूरोप के साथ जो संबंध था वो था यूनानियों के समय से, और उस समय भी स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। ये 2 पॉइंट से हम इस प्रश्न को समझेंगे। स्थल मार्ग जो था ना, बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोलम आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। दूसरी ओर जल मार्ग जो था ये भूमध्य सागर अथवा जिसे काला सागर भी कहा जाता है द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। तो यहां से प्रश्न कैसे बनता है? यूरोपीय व्यापार हेतु कौन सा मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था, फिर खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोलम आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था? तो वह मार्ग कौन सा था? तो वह मार्ग था स्थल मार्ग। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, यूरोपीय से व्यापार हेतु कौन सा मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था? तो ये मार्ग था जल मार्ग।
अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी तक भारत के यूरोप के साथ व्यापार हेतु व्यापारिक मार्ग निर्बाध चलते रहे थे? यानी वह शताब्दी कौन सी थी जिस शताब्दी तक ये जल और स्थल दोनों मार्ग बिना किसी रुकावट के चल रहे थे व्यापार के लिए? तो वह शताब्दी थी 14वीं शताब्दी तक। लेकिन जब जब 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया तो ये मार्ग असुरक्षित होने लगे थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में भारत के यूरोप के साथ व्यापार हेतु व्यापारिक मार्ग में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया? तो एक प्रश्न जितने भी प्रकार से बन सकता है मैंने उतने ही प्रकार से लिया है। तो 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया कब जीत लिया था? तो ये एक अरबी था जिसने कुस्तुनतुनिया जीता था। कब? 1453 में। 1453 में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया था और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया था। 1453 में किसने कुस्तुनतुनिया जीतकर धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया था? तो वह कौन था? तो वह था उस्मानिया सल्तनत तुर्क। इससे यूरोप के एशिया व पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया, यानी कि एकाधिकार हो गया, और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए थे। नेक्स्ट है, कौन सा देश गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था? तो वह कौन सा देश था जो गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था? वह देश था यूरोप। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि भारत एक ऐसा देश था जो धनवान भी था और जहां से ये गरम मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। तो इस कारण भारत से व्यापार करने की इनकी इच्छा प्रबल थी। किस शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा था 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में। नेक्स्ट, स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने कौन निकला था? स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने जो निकला था वो निकला था कोलंबस। कोलंबस का जन्म स्थान जो है दोस्तों वो इटली है, ये भी आपको याद रखना है। 1492 को स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने कौन निकला था और रास्ता भटक गया था जिस कारण अमेरिका की खोज कर बैठा था? तो वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था कोलंबस। मैं आपको बता दूं ये निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन रास्ता भटक गया था और अमेरिका पहुंच गया था, तो इस कारण अमेरिका की खोज हुई थी। याद रखना है, अमेरिका की खोज 1492 को कोलंबस ने की थी। 1487 में समुद्री मार्ग की खोज के लिए आशा अंतरीप, जिसे अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है, कौन पहुंचा था? तो 1487 में पहुंचा था बार्थोलोम्यू डियास। आशा अंतरीप को किस देश का अंतिम किनारा कहा जाता है? तो आशा अंतरीप को जो अंतिम किनारा कहा जाता है अफ्रीका का कहा जाता है। आशा अंतरीप जिसे अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है को तूफानी अंतरीप किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बार्थोलोम्यू डियास ने। बार्थोलोम्यू डियास के कितने वर्ष के बाद वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था? तो बार्थोलोम्यू डियास के जो 10 वर्ष बाद वास्को डी गामा निकला था, आपको याद रखना है। बार्थोलोम्यू डियास के बाद समुद्री मार्ग की खोज में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कैप्टन कौन था? पहला तो बार्थोलोम्यू डियास हो गया, दूसरा कौन था? तो दूसरा जो था वो था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था ये एक पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है, बार्थोलोम्यू डियास जो था ये किस देश का निवासी था? तो ये भी एक पुर्तगाली ही था। अगला क्वेश्चन है, आशा अंतरीप का अन्य नाम क्या है? तो आशा अंतरीप का जो अन्य नाम है वो है उत्तमाशा अंतरीप।
वास्को डिगामा किस अंतरीप को पार करते हुए पूर्व की ओर बढ़कर भारत पहुंचा था? तो वास्को डिगामा जो पहुंचा था ये उत्तमाशा अंतरीप या आशा अंतरीप को पार करते हुए पूर्व की ओर बढ़कर भारत पहुंचा था। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की जो खोज की गई थी ये कोलंबस के द्वारा की गई थी। बार्थोलोम्यू डियास आशा अंतरीप, जिसे अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है, कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1487 में। समुद्री मार्ग की खोज में आने वाला पहला पुर्तगाली कैप्टन कौन था? तो समुद्री मार्ग की खोज में आने वाला पहला पुर्तगाली कैप्टन था बार्थोलोम्यू डियास। किस वर्ष वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था? तो वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था 1497 को। वास्को डिगामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अहमद इब्न मजीद। इसकी सहायता से वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और कालीकट बंदरगाह वर्तमान में केरल राज्य में है। वास्को डिगामा अहमद इब्न मजीद पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत के पश्चिमी तट स्थित किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 को। वर्तमान में कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में कालीकट बंदरगाह की अगर हम बात करें तो कालीकट बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में है। केरल राज्य के किस शहर में स्थित है? तो कोझिकोड में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा था वास्को डिगामा ने। और ये प्रश्न दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो पुर्तगालियों ने, क्योंकि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली ही था। वास्को डिगामा द्वारा भारत के लिए खोजा गया नया यूरोपीय समुद्री मार्ग को क्या नाम दिया गया था? तो इस मार्ग को नाम दिया गया था कैप ऑफ गुड होप मार्ग। बार्थोलोम्यू डियास के 10 वर्ष बाद किस वर्ष वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था? तो ये निकला था 1497 को। वास्को डिगामा अहमद इब्न मजीद पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह के किस तट पर पहुंचा था? तो ये पहुंचा था पश्चिमी तट पर। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा अहमद इब्न मजीद पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह यानी कि भारत पहुंचा था। प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो प्रथम यूरोपियन था वास्को डिगामा। कप्पक डाबू बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कप्पक डाबू बंदरगाह को अन्य नाम से जाना जाता है किस? कालीकट बंदरगाह के नाम से। नैसे कप्पक डाबू बंदरगाह जिसे कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है, पर उतरने के बाद वास्को डिगामा का स्वागत किस हिंदू शासक ने किया था? वास्को डिगामा जब कालीकट बंदरगाह पहुंचा था तो वहां इसका स्वागत किया गया था एक हिंदू शासक के द्वारा, और वो हिंदू शासक था जमोरिन। कालीकट में बसे हुए किन व्यापारियों ने वास्को डिगामा के प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया था, यानी कि इसका विरोध किसने किया था? तो ये किया था अरब व्यापारियों ने। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, के प्रतिनिधि के रूप में भारत कौन आया था? तो यह आया था वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन थे?
तो भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में दूसरे कौन थे? तो पहले तो पुर्तगाली हो गए, दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे दोस्तों डच। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? वह भारतीय व्यापारी कौन था जिसने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो वह था अहमद इब्न मजीद। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? तो अंग्रेजों के बाद आए थे डेनिस। मैं आपको ये भी बता दूं कि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वह यूरोपियन था पुर्तगाली वास्को डी गामा, आपको याद रखना है। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? तो भारत में पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। भारत में यूरोप वासियों के आने का सही क्रम क्या है? तो भारत में यूरोप वासियों के आने का जो सही क्रम है वो है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत से अपने साथ पुर्तगाल क्या लेकर गया था? तो वास्को डी गामा जो था ये भारत से अपने साथ पुर्तगाल जो लेकर गया था ना दोस्तों, ये लेकर गया था काली मिर्च, या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको गरम मसाले मिलेगा। और ये जो काली मिर्च ले गया था वहाँ जाकर इसने 60 गुना अधिक लाभ कमाया था, इसलिए पुर्तगाली भारत आने के लिए और ज़्यादा इच्छुक हो गए थे। कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलंबस का जन्म हुआ था इटली में। नेक्स्ट, द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत कब आया था? तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान आया था 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत कौन 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया था? तो वह कौन आया था द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत भारत? पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल। अरबों को पराजित करने के बाद किस पुर्तगाली ने कोचीन और कैन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की थी? ये जो कैब्रोल आया था ना, तो इसे अरबों से संघर्ष करना पड़ा था, यानी कि युद्ध करना पड़ा था। अरबों को तो पराजित इसने कर दिया था, उसके बाद जो है ना इसने कोचीन और कैन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की थी। किस पुर्तगाली ने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी थी? तो आंसर है कैब्रोल। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों का अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, इससे आगे हम इस टॉपिक को और अन्य नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो और जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊँगा उसे अच्छे से समझ लेते हो, तो आप यकीन मानना जिस टॉपिक को पढ़ा दूंगा उससे बाहर एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।